आज से हमारी ANF की मास्टर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ये जो मास्टर क्लासेस हैं डिज़ाइन कुछ इस हिसाब से की जाती हैं कि अगर आपके पास टाइम कम रह चुका है तो आप जस्ट और जस्ट 7 वीडियोस में ही अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकते हैं। इन 7 वीडियोस में मैं आपको करवाने वाला हूं तकरीबन 4000 से ज़्यादा MCQs जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी रहेंगे और आपको इन्हीं 7 वीडियो में अच्छे से याद भी हो जाएंगे। अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में 4000 MCQs आते हों वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले तो आपको कैसा लगेगा? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। जी हाँ बिल्कुल, अच्छा तो आपको लगेगा लेकिन आपने इसको याद भी करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में कई बार बताया है कि जो आपका पेपर है वो होगा 100 MCQs का पेपर होगा जो कि मिक्स पेपर होगा, जो कि सब्जेक्ट उसमें कौन कौन से शामिल होंगे, जिसमें सवालात आएंगे इंग्लिश से आएंगे, जनरल से आएंगे, पाकिस्तान स्टडीज़ से आएंगे, इस्लामिक स्टडीज़ से आएंगे, ANF एक्ट से सवाल आएंगे, उसके बाद कंप्यूटर के सवालात आएंगे, कांस्टेबल में ये सवालात नहीं आएंगे, उसके बाद एवरीडे साइंस के सवालात, मैथमेटिक्स भी शामिल होगी और करंट अफेयर्स भी शामिल होगा। तो ये सारे सब्जेक्ट मिला के आपका एक 100 MCQs का पेपर बनेगा। यही आपका सिलेबस है, ये मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। अब जो बच्चे मुझे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनको नहीं पता होगा ये बात, क्योंकि ये एक्चुअल में हमारी पेड क्लासेज है। अगर आप मुझे टिकटॉक फेसबुक पर देख रहे हो तो ये हमारी पेड क्लासेज हैं। इससे पहले हमारी 20 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टार्ट हो रही हैं वो हैं हमारी मास्टर क्लासेज। ये तकरीबन 7 से 8 वीडियोज़ रहेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs पर मुश्तमिल होंगी। हर वीडियो में तकरीबन 500 MCQs कवर किए जाएंगे और ये 500 MCQs अगर आपने कर लिए कवर एक वीडियो में ही तो आपको पता है क्या क्या याद होगा? आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल तो याद होंगे, साथ में जो पास्ट पेपर्स हैं ना वो भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पास्ट पेपर से लिए जा रहे हैं। तो आपके दोनों काम हो जाएंगे इन्हीं वीडियोज़ के साथ। तो जो बच्चे क्लास में ऐड होना चाहते हैं तो फ़ीस बहुत कम है और डिस्काउंट ऑफ़र भी लगी हुई है। इतनी कम फ़ीस है कि आप उसको ईजिली अफोर्ड कर पाएंगे। इससे पहले जो 20 क्लासेस हो चुकी हैं वो भी आपको मिल जाएंगी, हम वहाँ पर उनकी जो रिकॉर्डिंग्स है वो आपको साथ में मिल जाएगी। और ये मास्टर क्लासेस जो हमारी अब होंगी 7 से 8 वीडियोज़ ये भी होंगी, तो ये भी आपको इनके साथ मिलेंगी। साथ में आपको स्पेशल PDF नोट्स भी मिलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको साथ में ही मिल जाएंगे। अगर आपने लेनी है तो व्हाट्सएप पर आके मैसेज कर देना है और लिख भी देना है कि सर हमें ANF वाली ऑफ़र चाहिए, तो आपको वो ऑफ़र हम प्रोवाइड कर देंगे, सब कुछ वहाँ पर समझा देंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, नहीं भी लेनी तब भी आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको एक फ्री में PDF बुक दे दूंगा ताकि आप अपनी तैयारी जारी रख सकें। तो आज जो हम करने वाले हैं इन सब्जेक्ट में से, जैसा कि मैंने आपको सब्जेक्ट ऑलरेडी समझाए हैं, तो आज हम कवर करेंगे कि इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट को। ठीक है, जनरल नॉलेज के जो सब्जेक्ट के सवालात हैं ये तकरीबन 500+ MCQs बनेंगी आपकी। अच्छा, तो ये जो PDF है याद रखना है आपने कि जो GK के सवालात हैं वो तकरीबन 20 सवालात आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो ख़ास तौर पर ANF के पेपर के हवाले से देखा जाए तो ये भी सवालात मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पास पेपर भी आपके इसी में ही कवर हो रहे हैं, कुछ ज़रूरत नहीं है पास पेपर देखने की, आपके स्टेप बाय स्टेप कवर हो रहे हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया नहीं करता, पहले मैं बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ आपके लिए, तो हम आगे शुरू करते हैं इसको। तो पहला सवाल हमारे पास है, द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। पूछा गया है कि दुनिया में सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है, गहरा पॉइंट है, वो कौन सा है? तो पूरी दुनिया की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? वर्ल्ड की बात हो रही है। अर्थ सरफेस की बात हो ना, कि अर्थ जो हमारी ज़मीन है इसकी तह की बात हो तो वो और है। अगर पूरी दुनिया की बात की जाए और सबसे गहरे की बात की जाए, डीपेस्ट की जाए, तो वो हमेशा याद रखना है उसका नाम है मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच जो है क्या है? राइट आंसर है। ये एक्चुअल में जो पैसिफिक ओशन है उसके अंदर एक जगह है, जो हमारा बड़ा समंदर है, सबसे बड़ा समंदर जो है वो पैसिफिक ओशन ही है दुनिया में। तो उसमें ये एक जगह है जहाँ पर, जिसे हम चैलेंजर डीप भी कहते हैं, वहाँ पर एक जगह है उसका नाम है मारियाना ट्रेंच। ये सबसे गहरी जगह है पूरी दुनिया की बात की जाए तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द मारियाना ट्रेंच इज़ इन द ओशन। पूछा गया कि जो मारियाना ट्रेंच है ये कौन से ओशन में है, कौन से समंदर है उसमें अवेलेबल है? तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, दुनिया में कितने समंदर हैं? टोटल 5 समंदर हैं। पैसिफिक ओशन है, उसमें अटलांटिक ओशन है, तीसरा इंडियन ओशन है,
आर्कटिक ओशन है और इंटार्कटिक जैसे साउदर्न एशियन ओशन भी बोलते हैं, एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये टोटल 5 ओशन है और पांचों में से जो सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच है वो कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन में। याद करते हो, साथ में ज्योग्राफी के सवाल आते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। द डेप्थ ऑफ द मरियाना ट्रेंच इस पूछा गया है कि मरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है। तो गहराई कितनी है, 10,984 मीटर है, ठीक है। ये कितने में है, मीटर में है, ये फीट में नहीं, याद करना है आपने, फीट में नहीं है, ये किस में है, मीटर में है, ठीक है। तो 10,984 इसकी क्या है, सबसे ज़्यादा गहराई है। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि कितना गहरा है। उसके बाद है जी पनामा अ कंट्री। पनामा एक कंट्री का नाम है, कनेक्ट्स द 2 कॉन्टिनेंट्स। तो जो पनामा कंट्री है वो कहता है कौन से 2 बड़े आज़म को जोड़ता है, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स मीन बड़े आज़म। बड़े आज़म कितने हैं दुनिया में, 7 बड़े आज़म है। बेसिक क्लास में आपने पढ़ा भी था, यूरोपियन, एशियंस, ठीक है, अफ्रीकन, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये हमारे क्या है, बड़े आज़म है। तो पूछ रहा है कि ये जो पनामा कंट्री है कौन से 2 बड़े आज़म को जोड़ता है। तो कौन से जोड़ता है, जो साउथ अमेरिका है और नॉर्थ अमेरिका है, ये बड़े आज़म की बात हो रही है, कंट्री की बात नहीं हो रही। अमेरिका एक कंट्री भी है, ठीक है। तो ये दोनों बड़े आज़म हैं, तो ये उन दोनों को जोड़ता है। पनामा जो है, पनामा एक कंट्री का नाम है। एक्चुअल में यहाँ पर एक अवेलेबल है पनामा कैनाल। पनामा कैनाल क्या है, खुद से बनाई गई एक, समझ लो, नहर है, यूँ समझ लो, सिंपल लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल में वो क्या है, समझ लो, एक सी है, नहर है, जो कि रास्ता है एक, जो कि कनेक्ट कर देता है फिर इन दोनों बड़े आज़म को। ऐसे कई जगह रास्ते हैं जो कि एशिया को यूरोप से कनेक्ट करते हैं, यूरोप को फिर अपना एशिया से हो गया, इसी तरह से अफ्रीका को एशिया से कनेक्ट करते हैं। रास्ते कई जगह पे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये एक रास्ता है। उसके बाद चलते हैं, टर्की कनेक्ट्स द 2 कॉन्टिनेंट्स। पूछा गया कि जो तुर्की कंट्री है, जिसका नाम आजकल तुर्किया है, पहला नाम इसका तुर्की था, तो पूछा गया कि ये कौन से कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है। तो ये किसको करता है, एशिया और यूरोप को, ठीक है। एशिया और यूरोप को। जो तुर्की का शहर इस्तांबुल है ना, एक्चुअल में वो यूरोप वाली साइड पे, यूरोप बड़े आज़म की बात हो रही है, ठीक है। जो एशिया, पाकिस्तान किस में है, एशिया में है। इसी तरह से तुर्की का कुछ हिस्सा जो है, बहुत ज़्यादा हिस्सा उसका एशिया में है और कुछ हिस्सा उसका यूरोपियन कंट्री में है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है, यूरोपियन बड़े आज़म में है, ठीक है। क्योंकि उसका जो शहर है इस्तांबुल वो दूसरी साइड पे, मैं आगे समझाता हूँ आपको। इसीलिए हम इनको, तुर्की को ये भी कहते हैं कि ये दोनों बड़े आज़म में मुल्क है, ऐसा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इजिप्ट कनेक्ट्स द 2 कॉन्टिनेंट। पूछा गया है कि जो इजिप्ट है कनेक्ट कर देती है 2 बड़े आज़मों को। तो कौन कौन से करती है, ये एशिया को अफ्रीका के साथ मिलाती है, क्योंकि इसके पास है सुएज कैनाल, जो कि एशिया को अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है बड़े आज़म है उसके साथ मिला देती है। क्वेश्चन नंबर 7, द पनामा कैनाल पनामा इज अ मैन मेड 77 किलोमीटर वाटरवे दैट कनेक्ट्स। पूछा गया है कि जो पनामा कैनाल है, जो कि एक्चुअल में पनामा में है, पनामा कंट्री में है, तो वो कहता है कि जिसको इंसानों ने बनाया, तकरीबन कुछ 70 किलोमीटर की है वो, जो कि कनेक्ट कर देती है, किसके साथ कनेक्ट कर देती है, किसके साथ कनेक्ट करती है। तो ये किसके साथ कनेक्ट करती है, ये एक्चुअल में जो अटलांटिक ओशंस है इसको कनेक्ट कर देती है पैसिफिक ओशन के साथ, ठीक है। तो ये क्यों कनेक्ट किया गया, क्योंकि जो रास्ता है उसको शॉर्ट करने के लिए, अगर आपको जो है ना घूम के आना पड़ता, अगर आपने जाना है अटलांटिक से पैसिफिक, तो इन्होंने क्या किया, एक शॉर्टकट रास्ता था, तो इन्होंने 77 किलोमीटर की एक कैनाल बना दी, एक नहर बना दी, ताकि वहाँ से शिप्स वगैरह जाएँ और फासला शार्ट हो जाए। और जो तजारत वगैरह होती है, हवाई जहाज़ अपना शिप्स के ज़रिए, जो पानी वाले जहाज़ होते हैं, तो तजारत वगैरह भी आसान हो जाए, बचत भी हो जाए आपकी। उसके बाद है जी, द इंगैंडन वैली इज़ लोकेटेड इन। इंगैंडन वैली जो है कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये स्विट्ज़रलैंड में है। मशहूर जगह, यहाँ पर लोग घूमने फिरने जाते हैं, एक समझ लो कि सकाफती जगह भी मानी जाती है। नेक्स्ट है, द पिको आइलैंड इज़ लोकेटेड इन। पिको आइलैंड कहाँ पर लोकेटेड है, पिको आइलैंड लोकेटेड है पोर्तुगाल में, ठीक है। जो हमारा उर्दू में से हम पुर्तगाल कहते हैं, इंग्लिश में इसको पोर्चुगाल भी कहते हैं, इसको पोर्तुगाल भी कहते हैं। तो आपने जो कुछ पढ़ना है पढ़ो, लेकिन स्पेलिंग याद रख लेना साथ में। उसके बाद है, सुल्तान अहमद मॉस्क इज़ इन इस्तांबुल इज़ प्रॉब्ली नोन एज। पूछा गया कि सुल्तान अहमद मॉस्क जो है इस्तांबुल में है, जिसको हम मशहूर तौर पर, पॉपुलरली उसको हम कैसे, किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं ब्लू मास्क, ठीक है। ये आप गूगल पर सर्च लगा लेना, आपको नज़र भी आ जाएगी, ब्लू मास्क मशहूर जगह है। ये पहले सुल्तान अहमद जो है ना मास्क है उसके नाम से है, और इसको हम मशहूर नाम जो इसका वो कौन सा है, ब्लू मास्क है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, द ओल्डेस्ट ऑफ द एंशिएंट 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन। पूछा गया है जो अपना
गीज़ा के जो पिरामिड्स हैं जो कि एक्चुअल में हमारे 7 जो अजूबे हैं उसमें काउंट होते हैं, तो ये कहाँ पर वाक़ हैं? तो यहाँ पर जो है ना ये वाक़ हैं इजिप्ट में, मिस्र में, ठीक है। ये क्या है एक्चुअल में? ये एक्चुअल में समझ लें कि जो फ़िरौन वगैरह थे मिस्र के, उनके एक मकबरे हैं। या आप अपना सर्च लगा लेना, आपको नज़र आ जाएंगे पिरामिड्स किस तरह के होते हैं। तो ये उनके हैं, उस हिसाब से इनको जो है ना मशहूर माना जाता है। और ये इनको हम दुनिया के अजूबे भी मांगते हैं 7 में से, कि उनमें से एक ये अजूबा है, क्योंकि उस पुराने दौर में इतनी बड़ी ऊंचाई पर इनको इतनी मजबूती के साथ बनाया गया है। तो कहते हैं कि उस वक्त तो इतनी मशीनरी भी नहीं थी, तो इनको कैसे ऐसे बनाया गया, तो इसलिए हम इनको कहते हैं कोई अजीब ही है चीज़ है, ठीक है। उसके बाद है जी लैक लुसर्न दैट हैज़ कॉम्प्लिकेटेड शेप विद सेवरल शार्प बेंड्स एंड 4 आर्म्स लोकेटेड टू। पूछा गया है कि जो लैक लुसर्न है जो कि अपनी कॉम्प्लिकेटेड शेप की वजह से मशहूर है, और उसके पास उसके जो है ना सेवरल शार्प बेंड्स हैं जो कि समझ लग मुड़ी हुई है बहुत सारी जगहों से, और उसके 4 आर्म्स हैं, तो वो कहाँ पर है? तो ये स्विट्ज़रलैंड में है, मशहूर एक झील है। विच सिटी इज़ आल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ द 100 मिनट्स। पूछा गया कि कौन सी सिटी को सिटी ऑफ द 100 मिनट्स, जिसमें 1000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच सिटी इज़ आल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ द 1000 मिनट्स। पूछा गया है कि कौन से सिटी को सिटी ऑफ द 1000, जिसमें मतलब 1000 से क्या है मीनार है, तो कौन से सिटी को ये कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कैरो को। कैरो जो है कैपिटल सिटी है किसका? इजिप्ट का। मिस्र का ये क्या है? कैपिटल सिटी है। ये भी साथ में याद करते हो, आपको मजीद एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी याद होते जाएंगे। द साउथ पोल ऑफ द अर्थ लोकेटेड इन। पूछा गया है कि जो ज़मीन का जो अर्थ साउथ पोल है अर्थ का, वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है, ठीक है। जो बराज़म अंटार्कटिका है वहाँ पर ये लोकेटेड है। द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज़ लोकेटेड इन। जो अर्थ का नॉर्थ पोल है वो कहाँ पर है? तो ये है आर्कटिक ओशन में। अब आप पूछेंगे सर ये नॉर्थ और साउथ पोल क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। ये देखो नक्शे की तरफ, ये जो हमारी ज़मीन है जिसको हमने क्या किया हुआ है, फ़र्ज़ किया होता है इस तरह से कि हमारी ज़मीन जो है ना गोल है, तो इसके जो एक्सट्रीम पार्ट होते हैं, ठीक है ना। एक्सट्रीम पार्ट कौन से? मतलब बिल्कुल एक ऊपर वाला और बिल्कुल एक नीचे वाला, यूँ समझ लो सिंपल लफ्ज़ों में। तो इसके जो नीचे वाला होता है इसे हम बोलते हैं साउथ पोल। इसको क्या बोलते हैं? साउथ पोल। और इसे बोलते हैं हम नॉर्थ पोल, और कहते हैं कि ये साइज़ में भी बराबर होता है। तो इसीलिए बस ये 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है अर्थ को। इसके एक नीचे वाला बिल्कुल हिस्सा और एक बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा, इसे हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और इसको क्या बोलते हैं? साउथ पोल बोलते हैं। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जी, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द साउथ एंड द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट जो है साउथ और नॉर्थ पोल जो है अर्थ के, उसके मुताबिक ठीक है। तो कौन सी ठीक है इसमें करते हैं कि साउथ पोल इज़ वार्मर देन द नॉर्थ पोल। ये बात गलत है, क्योंकि साउथ पोल जो है वो कहाँ पर है आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया है। ये कहाँ पर है साउथ पोल? ये है अंटार्कटिका में। तो ये जो बरे आज़म है ना, ये सारा बर्फ़ का बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई रह सकता है, यहाँ पर बहुत ठंड होती है, ना यहाँ पर बारिशें होती हैं। तो ये सारा आलमोस्ट बर्फ़ का ही है, तो यहाँ पर कोई भी नहीं रहता इस बरे आज़म में। तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि जो साउथ पोल है वो वार्मर है, गर्म है, तो ये गलत बात है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। उसके बाद है नॉर्थ पोल इज़ वार्मर देन द साउथ पोल। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो नॉर्थ पोल है ये गर्म होता है साउथ की निस्बत, क्योंकि साउथ जो है ये बर्फ़ का एक्चुअल में बना हुआ है, और ये इससे थोड़ा सा क्या है, वार्मर है, गर्म होता है। ये बात बिल्कुल भी ठीक है। उसके बाद है द सिनाई पेनिनसुला लोकेटेड इन। सिनाई पेनिनसुला कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है इजिप्ट में, ठीक है। आप पूछेंगे सर कि ये पेनिनसुला किस बला का नाम है? पेनिनसुला कुछ भी नहीं होता है एक्चुअल में। जो हमारे कंट्रीज़ वगैरह होते हैं 2-3 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक में क्या होता है कि कोई भी कंट्री है, जैसा कि अफ़गानिस्तान हमारा मुल्क है, अफ़गानिस्तान है, तो इसके आसपास अगर कोई भी समंदर ना लगे, पानी वगैरह ना हो, सारी खुश्की हो, तो ये होता है लैंड लॉक कंट्री, ठीक है। दूसरा होता है जिसको कोई ना कोई समंदर लग जाए एक साइड में, जैसा कि पाकिस्तान की मिसाल ले लो। पाकिस्तान को कराची वाली साइड पे और ये जो गवादर वाली साइड, यहाँ पर एक समंदर लग जाता है, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, समझ लो वो लैंड लॉक नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसको पानी लग रहा है, समंदर लग रहा है, जिससे वो तिजारत वगैरह कर सकता है। एक होता है उसमें, अब उसमें तीसरी चीज़ होती है पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? वो कुछ इस तरह का कंट्री होता है या कुछ ऐसी जगह होती है जिसमें क्या होता है
कोई भी सिटी हो सकता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है तीनों तरफ से पानी होता है। ये कोई कंट्री है, मिसाल के तौर पर ये कोई भी कंट्री हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है, लेकिन एक जो इसका हिस्सा है वो किसी खुश्की के साथ अटैच है, ठीक है, कोई भी लैंड है, कोई भी क्या है ज़मीन है, इसके साथ अटैच है, इसे हम बोलते हैं पेनिनसुला। और एक होता है आइलैंड। आइलैंड क्या होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट। वो क्या होता है कि वो बीच में होता है, चारों तरफ से पानी होता है। लैंड लॉक का बिल्कुल उल्टा, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, बीच में क्या है वो कोई भी उसका खुशी का एरिया है, वो कंट्री हो सकता है, कोई छोटा सा सिटी भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, आइलैंड होता है। आपको समझ आ गया ज़मीन की बनावट, क्या समझ आई आपको मुल्कों की? क्या एक तो लैंड लॉक हो गया जिसके पास कोई भी पानी नहीं है चारों तरफ से, दूसरा किसी के एक साइड पर हो सकता है, तीसरा किसी के तीनों तरफ से और एक साइड पे ना हो, वो किसी खुशी से कनेक्ट हो, और चौथा क्या होता है, आइलैंड होता है। यही है हमारे क्या हैं टाइप्स होती हैं अगर हम इसकी बात करें तो। यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर क्या सवाल था, सवाल था सिनाई जो पेनिनसुला है वो कहाँ पर है। तो पेनिनसुला के बारे में आपको अभी पता लग चुका होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, अगस्टा यूरेका रोमन आर्कियोलॉजिकल साइट वाज एंड। पूछा गया है कि ये जो अगस्टा रोरिका है ये एक्चुअल में क्या है, रोमन्स ने बनाई थी। आर्कियोलॉजिकल साइट क्या होती हैं, जो पुराने ज़माने में बनाई गई हों, जो कि एक सकाफ़ती मकाम रखती हों, उसे हम बोलते हैं तारीख़ी मकामात तो कहते हैं। तो ये कहाँ पर है, ये है, इसमें पूछा गया है कि उसमें क्या है, जो उसमें क्या है, ओपन एयर म्यूज़ियम है। एक्चुअल में ये एक समझ ले कॉलोनी है जो कि रोमन्स अम्पायर से उन्होंने बनाई थी। ये कुछ इस तरह से दिखती है, यहाँ पर आपको नज़र भी आ रही होगी। ये एक्चुअल में ये म्यूज़ियम है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पूरी एक कॉलोनी है, यहाँ पर और जगह भी हैं, सिर्फ म्यूज़ियम ही नहीं है बल्कि और जगह भी हैं। ये एक तारीख़ी मकाम है, लोग आजकल इसमें घूमने फिरने जाते हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पुरानी चीज़ है तो उसको आपको पता है सकाफ़त अपना उसमें होती है। उसके बाद है जी नेक्स्ट, द पीना पैलेस आ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड एंड। पूछा गया है जो पीना पैलेस है ये भी एक क्या है, महल है, अच्छा, जो कि यूनाइटेड नेशन की जो अपना साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को से बोलते हैं हम, तो वो कहता है कि वर्ल्ड हेरिटेज है, मतलब दुनिया की जो है एक सकाफ़ती मकाम है। लोकेटेड एंड कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, पुर्तगाल में है, ठीक है। पीना पैलेस ये कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से एक महल है, पुराना महल है, ये भी एक सकाफ़ती विरसा है, पुराने दौर का है, तो इसको मकाम हासिल है सकाफ़त का। उसके बाद है जी द ब्रिज इन इस्तांबुल तुर्की दैट कनेक्ट्स एशिया एंड यूरोप इज़ कॉल्ड। पूछा गया है कि जो इस्तांबुल सिटी है किसका, तुर्की का है, दैट कनेक्ट्स एशिया एंड यूरोप इज़ कॉल्ड, जो कि एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बोस्फोरस ब्रिज। लेकिन ये इसका पुराना नाम है, तकरीबन 15 जुलाई में जो है ना इसका नाम चेंज हो गया था, जिसका रखा गया, अब क्या नाम रखा गया, इसका नाम रख गया है मार्टियस ब्रिज, ठीक है, ये न्यू नाम है इसका, ये इसका पुराना नाम है, अब चेंज हो चुका है, इसको हम बोलते हैं 15 जुलाई मार्टियस ब्रिज, ये पूरा नाम है इसका। अब ये क्या है, ये वाला इस तरह से एक पुल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इधर भी तुर्की है, इसका जो है ना दूसरा अपना जो शहर है इस्तांबुल, ये उस साइड पे है, तो इन्होंने बनाया हुआ है एक पुल जो कि क्या करता है, यहाँ से रहता है, यहाँ से एशिया है और उधर जाके क्या हो जाता है, यूरोप आ जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो तुर्की है वो दोनों कॉन्टिनेंट में शामिल है, क्योंकि एक जो इसका पार्ट है वो एशिया में है, बहुत ज़्यादा पार्ट इसका एशिया में ही है, और कुछ हिस्सा इसका किस में है, बरे आज़म यूरोप में है। अलेक्जेंड्रिया इज़ अ सिटी इन, अलेक्जेंड्रिया जो है वो कहता है एक सिटी है, कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, इजिप्ट में है, ठीक है, मिस्र में है। अबाउट वो कहता है कितने % ऑफ एंटार्क्टिका इज़ कवर्ड बाय आइस। वो कहता है कि ये जो बराज़म एंटार्क्टिका है ये कितने % आइस से कवर्ड हुआ पड़ा है, मतलब यहाँ पे बर्फ़ है, तो ये कितने %, 98% इधर बर्फ़ ही जमी हुई है, तो ये 98% है। रोस आइलैंड इन द रोस सी इज़ लोकेटेड एंड, ये भी क्या है, जजीरा है, एक मशहूर जजीरा है, ये कहाँ पर है पूछा गया है, तो ये कहाँ पर है, कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका, ये इसी में ही है रोस आइलैंड, जहाँ पे कोई रहता भी नहीं है। द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी, पहला यूरोपीय बंदा जो कि इंडिया पहुँचा था समंदर के ज़रिए, वो कौन था, तो वो कौन था, वास्को डे गामा था, जो कि इंडिया आया था। तो इंडिया उस वक्त, पाकिस्तान इंडिया एक ही हुआ करते थे, ये पहले की बात हो रही है, उस वक्त हमारी डिवाइडिंग नहीं हुई थी, पाकिस्तान नहीं बना था, ये सब एक ही हुआ करते थे। तो पहला बंदा जो यूरोप से अपना आया था यहाँ पर किधर इंडिया में आया था, उसका नाम क्या था, वास्को डे गामा। वास्को डे गामा वाज एन, पूछा गया कि ये जो बंदा आया था ये क्या था, एक्सप्लोरर था, कौन, कहाँ का एक्सप्लोरर था, ठीक है, तो ये कहाँ का था, पुर्तगीज़ था, ठीक है, पुर्तगाल जो है वहाँ का था, तो ये अपना पहली बार यहाँ पर आया था। द वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड बाय, इसे क्या बोलते हैं हम, WW,
आ रही है बात समझ। वर्ल्ड वाइड वेब ये एक्चुअल में कंप्यूटर की टर्म है। जब आप वेबसाइट खोलते हैं, जैसा कि हमारी वेबसाइट के सामने भी लिखा होता है www.ilmiway.net, तो ये www है, ये पहले इन्वेंट किया गया था। तो किसने किया था? ये किया था टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, ये बहुत ही मशहूर सवाल है, इसको याद कर लेना। द बर्थ प्लेस ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, पूछा गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसकी बर्थ प्लेस कहाँ है, कहाँ पर इसको बनाया गया था, सिंपल लफ्ज़ों में। ठीक है, तो ये कहाँ पर था, ये पूछा गया है कि ये यहाँ पर दिया है CERN, सर्न एक्चुअल में क्या है, ये यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसर्च करती है न्यूक्लियर के ऊपर। तो ये वहाँ पर इसकी इसको WW को जो है दरियाफ्त किया गया था कम्युनिकेशन के लिए। द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यूक्लियर रिसर्च कॉल्ड CERN, ये आ गया नाम पूरा। ठीक है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द न्यूक्लियर रिसर्च CERN इज़ लोकेटेड, एंड ये कहाँ पर है, तो ये स्विट्ज़रलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड में। द बुक ईमेल आर ऑन एजुकेशन वाज रिटन बाय, तो जो ये वाली बुक है ईमेल आर ऑन एजुकेशन, तो ये जो किसने लिखी है, ये लिखी है किसने, रोसो ने। रोसो जो है ये एक्चुअल में किसकी किताब है, इसने क्या किया है, एक करैक्टर लिया है, ये ईमेल है, इसका एक करैक्टर है किताब के अंदर, जो कि फिर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, जो कि बताता है कि जो अपना सेकेंडरी एजुकेशन होती है, सिंपल लफ्ज़ में मतलब मैट्रिक की एजुकेशन, या आप उसे समझ लें कि FSC की एजुकेशन, यूँ समझ लें कि ये उसके ऊपर एक किताब है जिसमें बताता है कि उसमें कैसे आपने एजुकेशन करनी है। बहुत ही अच्छी किताब है, टाइम मिले तो ज़रूर पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद है द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर्स बिटवीन द टू कंट्री इज़ द बॉर्डर बिटवीन, पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर जो कि 2 कंट्री में है, तो वो कौन से 2 कंट्री में है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा बॉर्डर है जो कि 2 कंट्री में है, तो वो है अमेरिका और कनाडा का। ठीक है, US, जैसे US से मतलब क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट, इसे हम अमेरिका भी कहते हैं, एक ही बात है। तो कनाडा और अमेरिका जो है एक दूसरे से बड़ा ही बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद है जी द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड इज़, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो ये सिंपल सवाल है, बहुत मशहूर सवाल है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, आइलैंड है। और आजकल जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो इसके पीछे लगा हुआ, कहता है हम इसको छीनेंगे। हालांकि ये अलग बात है कि वो ईरान से आजकल बहुत ही जूते खा रहा है जंग के अंदर। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट आर्कीपेलाजिकल कंट्री इन द वर्ल्ड, पूछा गया कि कौन सी जो कंट्री है दुनिया की सबसे बड़ी आर्कीपेलाजिकल कंट्री है। ये क्या होता है, आर्कीपेलागो हो गया, आर्कीपेलाजिक हो गया, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कंट्री जो कि आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा आइलैंड है, उसे हम बोलते हैं आर्कीपेलागो। ठीक है, अच्छा, तो कौन सा ये, इंडोनेशिया ही है, क्योंकि इसमें भाई साहब हज़ारों, तकरीबन 17,500 आइलैंड्स है इसमें, इतने छोटे छोटे जजीरे हैं, सारा जजीरे मिल के क्या बना हुआ है, एक कंट्री बना हुआ है। जजीरे का मैंने आपको पहले बताया है कि जिसके चारों तरफ से क्या होता है, पानी होता है। तो 17,500 के करीब इसके पास जजीरे हैं, तो इसलिए दुनिया का ये सबसे बड़ा आर्कीपेलाजिकल क्या बनता है, कंट्री बनता है। इंडोनेशिया इज़ अ कंट्री विद अराउंड आइलैंड, यही सवाल दोबारा आ भी गया यहाँ पर, पूछा गया कि इंडोनेशिया के पास कितने आइलैंड्स हैं, तो 17,500 के करीब इसके पास आइलैंड है। थोड़े बहुत तादाद आगे पीछे हो जाती है 1-2 की, ठीक है, इसमें परेशान नहीं होना। द मोस्ट डिस्पर्स कंट्री इन द वर्ल्ड, तो पूछा गया दुनिया में सबसे ज़्यादा फैला हुआ कंट्री कौन सा है। डिस्पर्स मीन क्या होता है, फैला हुआ कंट्री, मतलब जिसका एरिया फैला हुआ हो, जैसे एक बंदा आप जैसा कि काम वगैरह ना करते हो, सारा दिन फैले रहते हैं, सोए रहते हैं, वैसा कंट्री, तो वो कौन सा है, एक ही कंट्री जिसका नाम है मालदीव। मालदीव जो है कुछ इस तरह का ही कंट्री है। अच्छा, द मालदीव इज़ अ स्प्रेड ओवर, पूछा गया कि जो मालदीव है कितने किलोमीटर तक स्प्रेड हुआ पड़ा है, फैला हुआ है, तो कितना है, 90,000 जो है ना किलोमीटर स्क्वायर तक ये फैला हुआ कंट्री है। मालदीव अ कंट्री इन एशिया इज़ कंसिस्ट ऑफ अराउंड आइलैंड, क्योंकि मालदीव जो है ना ये भी आइलैंड पर ही है, ये भी आर्कोपेलाजिकल कंट्री है जिसमें ज़्यादातर क्या है, आइलैंड्स हैं। तो इसी तरह से आप इसे कह सकते हैं। पूछा गया यहाँ पर कितने इसमें आइलैंड्स हैं, इसमें कितने आइलैंड्स हैं, 1192 आइलैंड इसमें शामिल हैं। अब इसे हम फैला हुआ क्यों कहते हैं, फैला हुआ का मतलब ये नहीं है कि कोई सोया हुआ है, मैं तो मजाक कर रहा था। फैला हुआ से मतलब है कि जैसे कि घर में चीज़ें बिखरी हुई पड़ती है, वो कोई पता नहीं है कोई चीज़ कहाँ पर पड़ी है, कोई चीज़ कहाँ पड़ी है, ऐसा ही मालदीव का हाल है, कोई पता नहीं है कहाँ पर एरिया कहाँ पर है, इसका कौन सा एरिया कहाँ पर है।
लोग वैसे भी इधर घूमने फिरने के लिए जाते हैं, कोई इतना कोई डेवलप कंट्री नहीं है, इनकी इकोनॉमी जो है वो टूरिस्ट पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वहाँ जजीरे वगैरह भी है और इंडिया वगैरह को साथ लगता है, हमें भी साथ लगता है, तो हम भी जा सकते हैं। विच कंट्री इज़ आल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, कौन से कंट्री को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि मिडनाइट का मतलब होता है रात का वक्त, तो रात के वक्त भी सूरज आना, इसका मतलब ये है ऐसी ज़मीन जहाँ पर रात के वक्त भी सूरज निकलता हो, तो ये कहते हैं नॉर्वे को। क्यों कहते हैं इसको, रात के वक्त सूरज कहाँ से आता है? एक्चुअल में नॉर्वे के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर गर्मियों के दिनों में रात के वक्त भी सूरज 24 घंटे सूरज आपको नज़र आएगा, वहाँ पर सूरज ग़ुरूब भी नहीं होता है। तो ये अल्लाह की कुदरत है, कुछ एरिया में है, ठीक है, सब में नहीं है। तो ये गर्मियों में ज़्यादातर ऐसा होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं लैंड ऑफ द मिडनाइट सन्स। और इसी तरह से जापान को कहते हैं द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, कि जहाँ से सूरज निकलता है, क्योंकि जापान जो है मशरक़ वाली साइड पे एशिया में, जब हम इसको देखते हैं तो ऐसा फील होता है कि क्योंकि मशरक़ वाली साइड सूरज निकलता है ना, तो ऐसा लगता है कि सूरज जो है ना जापान से निकल रहा है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअल में। विच कंट्री इज़ आल्सो कॉल्ड द रेनबो नेशन, कौन सी कंट्री को रेनबो नेशन कहते हैं, ठीक है। रेनबो नेशन आपने पढ़ा होगा, उर्दू में इसको हम धनक बोलते हैं। धनक क्या होती है, जब हमें आसमान पर नज़र आती है जिसमें हमारे 7 कलर बनते हैं, तो कौन से कंट्री को रेनबो नेशन कहते हैं? इसका मतलब ये है क्योंकि ये 7 कलर होते हैं ना, ब्लू होता है, इसमें इंडिगो होता है, बहुत सारे कलर होते हैं और भी, तो इसको हम रेनबो नेशन किसे कहते हैं? साउथ अफ्रीका को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ नस्ल के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ वहाँ पर इकट्ठे रहते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं रेनबो नेशंस। जैसा कि यहाँ पर आपको नज़र आएगा साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसमें ब्लैक भी हैं, काले अफ्रीकी भी हैं, यहाँ पर आपको अंग्रेज़ भी मिलेंगे देखने को, गोरे भी मिलेंगे और भी नस्लों के मिलेंगे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पाकिस्तान में आपको पता है ना, पाकिस्तानी कहीं पर नज़र आ जाए ना, आपको इतना पता लग जाएगा कि ये बंदा जो है ना पाकिस्तानी है, लेकिन इधर आपको नहीं पता लगेगा क्योंकि कुछ किस नस्ल का है, कोई किस नस्ल का है, इसलिए इसे कहते हैं द कंट्री ऑफ द रेनबो नेशन। उसके बाद है नेदरलैंड, लिटरली मीन्स, नेदरलैंड का लिटरली मीनिंग क्या बनता है? नेदरलैंड का लिटरली मीनिंग बनता है लोअर कंट्रीज, ठीक है, जो मतलब नीचे वाले कंट्री होते हैं। ये जो असल में क्या होता है, ये जो है ना समंदर की सतह है उससे नीचे कंट्री होते हैं, उसे हम नेदरलैंड बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जी। याद रखना है कि ये सवाल भी अक्सर आता है कि नेदरलैंड का पुराना नाम क्या है? नेदरलैंड का पुराना नाम है हॉलैंड। अब इसको हॉलैंड नहीं बोलते, अब इसका ओरिजिनल नाम जो है वो कौन सा काउंट होता है? वो होता है नेदरलैंड। ये भी सवाल अक्सर आता है। द कोमोडो ड्रैगन्स आर फाउंड इन, पूछा गया कि कोमोडो ड्रैगन्स कहाँ पर फाउंड की गई हैं, कहाँ पर मिलती हैं, ये कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये कहाँ होती हैं? ये इंडोनेशिया में होती हैं। इंडोनेशिया में जो आइलैंड है, कोमोडो आइलैंड है, तो ये वहाँ पर मिलती है। आप पूछेंगे सर कोमोडो ड्रैगन क्या है? ये वाला, ये जो मुसीबत आपको नज़र आ रही है सामने, ये एक बड़ी छिपकली होती है कोमोडो ड्रैगन, और बहुत ही ख़तरनाक जानवर होता है, और ये पाया भी इंडोनेशिया में ही जाता है, और किसी कंट्री में ये देखने को नहीं मिलता। हो सकता है कहीं पे एक आधा हो, लेकिन ज़्यादा जो है ना ये कोमोडो ड्रैगन इसी आइलैंड पर मिलता है आपको। बहुत ही डेंजरस बड़ी छिपकली होती है कोमोडो ड्रैगन, और ये बड़ी बड़ी बकरियां हो, भैंस हो, इंसान हो, इसको आराम से खा जाती है। और सबसे मोस्ट डेंजर बात क्या है, इसके जो जहर, इसका मुंह है ना, इसमें जो होता है, इसके थूक में जहर होता है, और ये किसी को जब काटती है तो उसको जहर ही मार डालता है। लेकिन ये मरने का इंतज़ार भी नहीं, बड़ी जालिम होती है, मरने का इंतज़ार भी नहीं करेगी। हालांकि किसी को काट ले तो वो कुछ देर में मर जाएगा, तो उसका खून जम जाता है, क्योंकि इसमें जो थूक होता है, इसका दांत होता है, उसमें केमिकल जो होता है वो किसी का खून जमा देता है, जिससे ज़ाहिर सी बात है बंदे ने मरना ही है। कोई भी चीज़ हो, चंदार हो, उसने मरना ही होता है। लेकिन ये कहती है कौन इंतज़ार करेगा, ये उसको वैसे ही चबा जाती है, बहुत ख़तरनाक होती है। इसलिए जो ना जैसे इंडोनेशिया में पाई जाती है। यहाँ पर है जी जीजू आइलैंड, आ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन। जीजू आइलैंड भी एक मशहूर आइलैंड है, तो ये कहाँ पर है? साउथ कोरिया में है। बोरोबोडोर, आ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन। बोरोबोडोर जो है ये भी एक क्या है, एक सकाफती जगह है, ये इंडोनेशिया में पाई जाती है। ये वाला आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये एक्चुअल में क्या है, बुद्ध मत जो मज़हब के लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, ये उनके लिए एक मशहूर जगह है। एक एक्चुअल में ये एक टेम्पल है, यूँ समझ लें उनकी इबादत जगह है, उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया। ये पुरानी जगह है, लोग आज भी जाते हैं यहाँ पर इबादत करने के लिए। जो बुद्ध मत के लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, वहाँ पर जाते हैं, जो कि इंडोनेशिया में है। हालाँकि याद रखना है आपने, इंडोनेशिया एक इस्लामिक कंट्री है। और ये सवाल भी अक्सर आता है कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंट्री, जिसमें ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, तो वो भी इंडोनेशिया में ही रहते हैं, पाकिस्तान में भी नहीं रहते, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो आबादी है, 99% जो आबादी है वो इंडोनेशिया में मुस्लिम आबादी है, और पाकिस्तान में तकरीबन 97% आबादी मुस्लिम्स है। बाकी यहाँ पर हमारे
क्रिश्चन हैं, अपने हमारा क्रिश्चन भाई हैं और हिंदुज़म से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो सब हैं। तो लेकिन इंडोनेशिया में 99% जो समझ लो कि वो क्या हैं, वहाँ पर मुस्लिम्स ही रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द चैपलपिक कासल इज लोकेटेड इन। ये भी एक मशहूर जगह है। ये कैसल क्या होता है, ये एक्चुअल में ये इस तरह से एक किला होता है जहाँ पर जो पहले लोग बादशाह वगैरह होते थे वो एक किला बनाते थे जहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए एक समझ लो एक किस्म का महल होता था जिसमें प्रोटेक्शन वगैरह होती थी। तो ये मशहूर जगह है, पुरानी जगह है। ये भी ये कहाँ पर है, मैक्सिको सिटी में है। उसके बाद है जी नेक्स्ट, द लार्जेस्ट कोल्ड डिज़र्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे जो है ना कोल्ड डिज़र्ट कौन सा है, सबसे ठंडा डिज़र्ट कौन सा है। यहाँ पर एक और सवाल है, मैं आपको समझाता हूँ, पहले ये देख लो। जो सबसे ठंडा डिज़र्ट से मुराद क्या होता है। एक्चुअल में हम आम लफ्ज़ों में ये समझते हैं कि डिज़र्ट से मतलब रेगिस्तान हमको समझते हैं जहाँ पर रेत हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। रेत वाली जगह ही डिज़र्ट नहीं होती है। कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जो कि बर्फ़ भी होती हैं, वो डिज़र्ट होती है। वो कैसे होती हैं, यहाँ पर सवाल था द लार्जेस्ट डिज़र्ट इन द वर्ल्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे जो बड़ा डिज़र्ट है वो कौन सा है, तो आपने कभी भी सहारा डिज़र्ट नहीं लगाना, आपने लगाना है अंटार्कटिका। अब आप कहेंगे सर ये तो बर्फ़ का बना हुआ, जो कि एक असल में क्या है, एक बरे-आज़म है, आपको पता है। तो ये बर्फ़ का बना हुआ है। अब बर्फ़ की बनी हुई चीज़ कैसे डेजर्ट बन गई, मतलब रेगिस्तान कैसे बन गई। तो डेजर्ट की डेफिनेशन ये है ही नहीं कि जहाँ पर रेत हो तो वो डेजर्ट होगा। तो डेजर्ट की डेफिनेशन क्या होती है, जहाँ पर बारिश जो है ना कम हो, एक लिमिट होती है, उससे अगर उस लिमिट से बारिश कम हो तो वो इलाका डेजर्ट कहलाता है। तो जो अंटार्कटिका बरे-आज़म है, यहाँ पर बारिश होती नहीं है क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ जमा हुआ है, यहाँ पर बारिशें बहुत कम होती हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा जो डेजर्ट एक्चुअल में है वो अंटार्कटिका, हालांकि वो बर्फ़ का बना है, वहाँ पर रेत नहीं है। यहाँ पर सवाल है द लार्जेस्ट कोल्ड डिज़र्ट, सबसे ठंडा डिज़र्ट कौन सा है दुनिया में, तो वो कौन सा है, वही वाला ही है क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ होती है, अंटार्कटिका, ठीक है। द लार्जेस्ट हॉट डिज़र्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि हॉट डिज़र्ट कौन सा है, तो फिर आपने हमेशा लगाना है कौन सा, जो सहारा डिज़र्ट है वही लगाना है। ये वैसे एक्चुअल में बड़ा डिज़र्ट यही बनता है। अगर आप एक्चुअल में रेत वाले रेगिस्तान की बात करो तो वो कौन सा बनता है, सहारा डिज़र्ट ही बनता है। लेकिन अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा डिज़र्ट कौन सा बनता है, अंटार्कटिका बनता है क्योंकि वहाँ पर बारिश नहीं होती। लेकिन एक्चुअल में ये सहारा ही बनता है। द सहारा डिज़र्ट इज़ लोकेटेड इन, सहारा डिज़र्ट कहाँ पर लोकेटेड है, ये अफ्रीका में है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पर होना कि हॉट डिज़र्ट कौन सा है तो आपने वही लगाना, ठीक है। अगर ऑप्शन में ऐसा हो कि ग्रेटेस्ट डिज़र्ट कौन सा है और ऑप्शन में ये वाला हो ही ना अंटार्कटिका, तो आपने फिर हमेशा सहारा ही लगाना है। द ड्राइएस्ट डिज़र्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे खुश्क डिज़र्ट कौन सा है, तो ये है जी एटकोमा डिज़र्ट, जो है सबसे खुश्क माना जाता है। द एटकोमा डिज़र्ट लोकेटेड इन, ये कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है, साउथ अमेरिका बरे-आज़म में है। कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन एन आर्टिफिशियल आइलैंड इज़ लोकेटेड इन, पूछा गया है कि जो एक आर्टिफिशियल आइलैंड है वहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कंसाई, ये कहाँ पर है, तो ये है जापान में। द 7 रिला लेक्स आर लोकेटेड इन, 7 रिला लेक्स जो है लोकेटेड कहाँ पर हैं, ये हैं बुल्गारिया में, ये जो है ना आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद है द लार्जेस्ट वाटरफॉल सिस्टम इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा वाटरफॉल सिस्टम कहाँ पर है। वाटरफॉल्स किसे कहते हैं, झरनों को कहते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऊपर से पानी गिरता है नीचे, या आपने मूवीज़ में सीन में देखे होंगे, बहुत ज़्यादा आते हैं अक्सर। तो ये क्या होते हैं, वाटरफॉल्स कहलाती है। ऐसे पहाड़ों से पानी आ रहा है, नीचे गिर रहा है, जिसे हम झरना भी कहते हैं। तो सबसे जो ज़्यादा बड़ा जो सिस्टम है वाटरफॉल्स का, वो कहाँ पर मिलेगा आपको, ये पिक्चर भी उसी की ओरिजिनल है, वही वाली, ये है अगोज़ा फॉल्स, ठीक है, अगोज़ा फॉल्स, ठीक है। तो ये उसी की पिक्चर जो मैंने आपको दिखाई है। द फेमस वाटरफॉल अगोज़ा फॉल्स इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ, तो ये कहाँ पर, पूछा गया कि जो फेमस वाटरफॉल है अगोज़ा फॉल्स, ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये कहाँ पर है, अर्जेंटीना और जो ब्राज़ील का बॉर्डर है ना, ये वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड एंड, यूनाइटेड नेशन जिसे हम UNO भी कहते हैं, ये मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था पिछली क्लासेस में। कब इसको फाउंड किया गया था, कब किया गया था, 24 अक्टूबर 1945 को। अगर पूछा जाए कि इसका चार्टर कब साइन हुआ था, तो वो कब हुआ था, 26 जून 1945 को हुआ था। ये भी याद रखना अपने, चार्टर 26 जून को बनाया, कब गया था, 24 अक्टूबर को। अच्छा, विच कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेंबर ऑफ UNO, पूछा गया कि कौन सी कंट्री इनमें से UNO के मेंबर्स नहीं है। तो इनमें से नॉर्थ कोरिया तो है, वियतनाम भी है, अफगानिस्तान भी है,
तो वेटिकन सिटी जो है ये ना जो यूएनओ का मेंबर नहीं है, लेकिन ये इसका ऑब्जर्वर स्टेट है, ठीक है। ऑब्जर्वर स्टेट क्या होती है, वो एक्चुअल में मेंबर तो होती है लेकिन उनको वोट देने का हक नहीं होता है। तो यूएनओ के सिर्फ 2 ही स्टेट ऐसी हैं पूरी दुनिया में जो कि उसकी ऑब्जर्वर है, जैसा कि एक वेटिकन सिटी है, दूसरी कौन सी है, फ़लस्तीन है। फ़लस्तीन भी एक ऑब्जर्वर स्टेट है, इसको भी पूरे कंट्री का हक हासिल नहीं है, वहाँ पर ये वोटिंग नहीं कर सकते वहाँ पर। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ए लोकेटेड इन ICJ जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक पार्ट है, ऑर्गन है। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये मैंने आपको पहले बताया था, द हैग में है ये वाला। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ अबाउट किलोमीटर लॉन्ग। पूछा गया है कि दीवार चीन जो है, जो कि बहुत लंबी दीवार है, तो कितने किलोमीटर लंबी है, तो ये है तकरीबन 21,196 किलोमीटर लंबी दीवार है। ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। ये है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है ऐसे 21,000, ये बहुत बड़ी लंबी दीवार है, ये कोई छोटी दीवार नहीं है। इसको बहुत सालों में बनाया गया था, जब पहले यहाँ पर हमले होते थे चाइना पर। तो चाइनीज़, जो पहले की बात हो रही है, आपकी बात नहीं हो रही। अब तो दीवारों का क्या काम है, आजकल तो रॉकेट का दौर है, हवाई जहाज़ का दौर है, जब भी लड़ना होता है तो रॉकेट छोड़ देते हैं। तो पहले लोग तो ऐसे लड़ने आते थे, पहले तलवारों का दौर था, ठीक है। तो उनको रोकने के लिए फिर ये दीवारें बनाई गई थी ताकि चाइना पर ज़्यादा हमला ना हो सके। तो ये हर सल्तनत में बनाते रहे इसको। इतनी लंबी दीवार एक ही सल्तनत नहीं बनाई, बल्कि इसको बारी बारी में ऐसा ऐसा बनाते गए। तो ये कई सालों में जाके बनी है। द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे जो पुरानी यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है, तो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगोनी ऐसे बोलते हैं। तो ये कहाँ पर है, ये अपना ये जो है इटली में अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद इसको तकरीबन 1088 में बनाया गया था। आज चल रहा है कितना, 2026, तो अंदाज़ा लगा लो तकरीबन इसको 1500 साल हो चुके हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले की यूनिवर्सिटी है, यूँ समझ लो, इतनी पुरानी डेट है ये। देयर आर नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक क्या है, पार्ट है, एक ऑर्गन है। तो उसके कितने नॉन परमानेंट मेंबर हैं, तो टोटल कितने हैं वहाँ पर, 10 होते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है इसके टोटल 15 मेंबर होते हैं, इसमें से 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, और जो बाकी 5 बचते हैं इसमें से वो होते हैं परमानेंट मेंबर, ठीक है। इन परमानेंट मेंबर के पास क्या होती है, वीटो पावर होती है, और वीटो पावर के बारे में मैंने आपको पहले समझाया था, ठीक है, बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। द कंट्री ऑफ इंडोनेशिया इज़, अपना करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज़, इंडोनेशिया की करेंसी क्या है, करेंसी मतलब उनके नोट, हमारे जैसा कि पाकिस्तान में रुपी है, तो इंडोनेशिया का भी जो करेंसी है वो क्या है, रुपया है, ठीक है। इसका स्पेलिंग याद कर लो, रुपया ही इसको पढ़ते हैं, बिल्कुल पाकिस्तानियों की तरह ही, लेकिन स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज है। उसके बाद है द D8 इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 कंट्रीज़। D8 जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक तंजीम है, कितने कंट्रीज़ की, 8 कंट्रीज़ की, ठीक है। अब जो है ना, यहाँ पर पूछा गया कौन से कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग है, एशियंस है, अफ्रीकन्स है, डेवलपिंग, तो क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। अब ये ना 8 नहीं रही है, अब ये 9 हो चुके हैं। इसको आखिर में ज्वाइन किया है आज़रबाईजान ने। अगर आपसे पूछा जाए ना कि D8 में कितने बंदे मुल्क शामिल हैं, तो D8 में अब 8 नहीं बल्कि 9 कंट्री शामिल है। इस टाइम आपने दिमाग रखना है, नाम इसका फिर भी D8 ही है। ये क्या है, ये ग्रुप बनाया हुआ है कुछ कंट्रीज़ ने जो कि अभी डेवलप हो रहे हैं, अभी तरक्की याफ्ता नहीं हुए, और अब उन कंट्री में बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, वो अभी डेवलप हो रहे हैं, उसे हम बोलते हैं डेवलपिंग कंट्री। जैसा कि पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, याद रखना है आपने, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। द यूरोपीय यूनियन इज़ वर्किंग, द यूरोपीय यूनियन वर्किंग कैपिटल इज़, यूरोपीय यूनियन जो है ये भी एक तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, EU जिसे हम बोलते हैं। तो इसका कैपिटल पूछा गया है कहाँ पर है, ये है ब्रसल्स में, ठीक है। याद रखना है यूरोपीय यूनियन में इस वक्त जो है 27 कंट्री शामिल हैं। यूरोप के 27 कंट्री ने मिलकर एक इत्तेहाद बनाया हुआ है, इसे हम बोलते हैं यूरोपीय यूनियन। ये एक दूसरे के मुल्क में आ जा भी सकते हैं, इनकी करेंसी भी जो है ना वो कॉमन इन्होंने रखी हुई है, तो जो कि अच्छी बात है। ये पहले 28 थे, इसमें से इस जो अभी जो छोड़ के गया है इनको, वो कौन छोड़ गया है, UK छोड़ गया है, ग्रेट ब्रिटेन जिसे हम बरतानिया कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, सेम ही नाम है एक ही चीज़ के। तो ये इसको छोड़ के चला गया है, पहले ये 28 थे, अभी इसने छोड़ा, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, तो अब 27 बच चुके हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ NATO इज़ लोकेटेड इन, NATO क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक तंजीम है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है ब्रसल्स में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मोटो ऑफ यूएनओ यूएनओ का मोटो नारा मतलब उसका क्या है, तो इसका नारा क्या है, इट्स यूर वर्ल्ड। यूएनओ किसे कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, कई बार आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन इज़ इन, दुनिया की सबसे लंबी जो अपना पहाड़ी है, चोटी है, वो कहाँ पर है, तो ये नेपाल में है, लेकिन कहीं पर चाइना भी आता है, तो बेबी जवाब ठीक रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में जो माउंट एवरेस्ट है ना, दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, पहाड़ी है, सबसे बड़ी माउंटेन है, सबसे बड़ी चोटी है, तो माउंट एवरेस्ट है। और ये माउंट एवरेस्ट कुदरती बात है कि जो चाइना का इलाका है तिब्बत और नेपाल की जो सरहद है वो मिलती है, और ये इसके सरहद पर ही वाक़ है, तो ये चाइना का भी हिस्सा है और इसका नेपाल का भी हिस्सा है, इसलिए दोनों आंसर ठीक रहते हैं। दोनों आए हुए हैं तो आप नेपाल का पहले लगा देना, ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ द रेड क्रॉस इज़ इन, पूछा गया है कि रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका कहाँ पर है, जिनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन WTO, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कब बनाया गया था, तो कब बनाया गया था, 1995 में इसको बनाया गया था। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज साइंड इन, ये जो नेटो है इसको कब बनाया गया था, इसको कब साइन किया गया था, ये बनाई गई थी 1949 में। ये क्या है, मिलिट्री इतिहाद है, काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने मिलकर एक इतिहाद बनाया हुआ है कि अगर हमारे कंट्री पर हमला हुआ तो ये 50 के तकरीबन 50 से कुछ ज़्यादा हैं ये, तो ये मिलकर उस पर हमला करेंगे। तो ये क्या है, एक मिलिट्री इतिहाद है, जब किसी भी कंट्री पर हमला होता है तो वो कहते हैं कि सब उस पर मिल के फिर उनको मारेंगे। तो इन्होंने एक सिक्योरिटी खातिर अपना बनाया था जो कि आज तक चल रहा है। अमेरिका इसका बड़ा है और तुर्की जो पाकिस्तान अपना मुसलमान कंट्री है वो भी इसमें शामिल है। विच कंट्री ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड अपेयर्स एज लॉन्ग शू, पूछा गया कौन सा कंट्री जो है दुनिया के नक्शे पर एक लंबे जूते की तरह नज़र आता है, ठीक है। उसका नक्शा किस तरह का है, एक जूता जैसे होता है, तो ये कौन सा कंट्री है, ये है इटली। इटली का नक्शा अगर देखें ना आप इस तरह से, ये है वर्ल्ड मैप। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, इसका नक्शा कुछ इस तरह से, जैसे एक जूता होता है ना लंबा, आप पहनते हैं, आगे से ऐसे होता है, पीछे से छोटा होता है, तो इसका मैप बिल्कुल वैसा ही है, लॉन्ग शू की तरह है, इसलिए हम इसको ऐसा कहते हैं। विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट मेंबर ऑफ D8, कौन सा जो है इनमें से D8 का मेंबर नहीं है। D8 मैंने आपको बताया ना कि 9 कंट्री का ग्रुप है, अब इसमें ये 9 हो चुके हैं, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। तो इनमें से पाकिस्तान तो है, नाइजीरिया भी है, तुर्की भी है, इंडिया जो है इसका पार्ट नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था। द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज़, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, तो ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है, पहले नंबर पर जो है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट यील्ड वीटो पावर, पूछा गया कि कौन सा कंट्री जो है इनमें से जिसके पास वीटो पावर नहीं है, तो वो कनाडा के पास नहीं है। पीछे जो एक सवाल था ना, लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, तो दुनिया में मैंने आपको बताया कि 5 ओशन है, याद रख लो, ठीक है। पहले नंबर पर कौन सा है, पैसिफिक ओशन, ये कौन सा है, पहले नंबर पर है बड़ा। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है, अटलांटिक ओशन। तीसरे नंबर पर है कौन सा, इंडियन ओशन। चौथा यहाँ पर जो है लिखा हुआ नहीं है, वो है आर्टिक ओशन, ये चौथा नंबर पर है। और जो 5वां ओशन है सबसे बड़ा, वो है साउदर्न ओशन, ठीक है। साउदर्न ओशन का एक दूसरा नाम भी है, उसे बोलते हैं एंटार्कटिक ओशन, वो अलग है, ठीक है, एक ही बात है, एक ही नाम है इसका, ठीक है। तो ये टोटल 5 ओशन जो हैं दुनिया में पाए जाते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, पैसिफिक है। साथ में आपको देखो, एक के साथ साथ मैं आपको 4 5 MCQ और भी ऐड करता जा रहा हूँ ताकि आपके MCQ अच्छे से तैयार हों। OIC चेंज इट्स नेम्स फ्राम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक, पूछा गया कि OIC जो है, OIC क्या है, ये भी मुसलमान जो कंट्री हैं दुनिया में, इन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसमें ये उसके साथ ताउन करते हैं। पहले इसका नाम क्या रखा हुआ था, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, इसका क्या नाम था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, इसका नाम क्या था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। फिर इसको चेंज किया गया, क्या रखा गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशंस, ठीक है। तो पहले सिर्फ कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हम बयान देते थे, अब जो है ना कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो पूछा गया है कि ये इसका नाम कब चेंज हुआ है, तो ये चेंज कब हुआ है, 2011 में चेंज हुआ है। द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे पावरफुल ऑर्गन कौन सा है, तो वो कौन सा है, सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं और 5 जो हैं परमानेंट मेंबर हैं, और दुनिया में पीस कायम रखना इसकी जिम्मेदारी है, और सबसे ज़्यादा दंगे भी यही करवाता है, ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ द ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज़ लोकेटेड इन, पूछा गया है कि जो ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये है एम्स्टर्डम में।
3 मई इज़ ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एज, पूछा गया है कि 3 मई जो है उसको हम इंटरनेशनली कौन सा डे के तौर पर उसको हम मनाते हैं, तो वो होता है प्रेस फ्रीडम डे के नाम से। द कैपिटल ऑफ कनाडा, कनाडा का कैपिटल सिटी पूछा गया है। कैपिटल सिटी क्या होता है? दारुल हुकूमत, मैंने कई बार आपको बताए हैं, जैसे कि पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, ऐसे ही हर कंट्री का दारुल हुकूमत होता है। तो इसका कौन सा है? ओटावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विस कनाल इज बिटवीन अरेबियन, स्विस कनाल पूछा गया कि किसके बिटवीन है, किसके दरमियान में आती है? अरेबियन सी और रेड सी के दरमियान बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। रेड सी और नॉर्थ नहीं, ये भी नहीं रहेगा। तो ये है मेडिटेरियन सी और रेड सी को बनाती है, उसके दरमियान में आती है, उन्हीं को ये मिलाती भी है। जैसा कि यहाँ पर मैप को आपको नज़र आ रहा होगा, ये है स्विस कनाल। ये बेसिकली क्या है? एक नहर है, एक लंबी नहर है। यहाँ पर है मेडिटेरियन सी और यहाँ से पीछे जल जाती है, जहाँ पर जाओ इसको जो मिल जाता है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है मैप में, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर मेडिटेरियन सी होता है, यहाँ पर क्या है? रेड सी है। तो यहाँ पर एक रेड सी होता है, ये एक नहर है, इस तरह से जाती है जो कि ऐसे मिलाती है इन दोनों को। द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ द सार्क इज लोकेटेड इन, पूछा गया है कि सार्क का जो परमानेंट सेक्रेटरीट है वो कहाँ पर है? सार्क का मतलब क्या है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये भी एक तंजीम है। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, श्रीलंका भी शामिल है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान इवन, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज़ में शामिल हैं। इन्होंने एक माहिदा किया हुआ कि हम उसके साथ कोऑपरेट करेंगे। तो पूछा गया कि इसका जो दारुल अपना सेक्रेटरीट है परमानेंट वो कहाँ पर है? तो ये है काठमांडू, नेपाल का जो कैपिटल सिटी है काठमांडू, वहाँ पर है। विच फ्राम द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंट्री जो है यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है? एस्टोनिया तो है, माल्टा भी है, आयरलैंड भी है, नॉर्वे जो है ना, इनमें से जो कंट्री है ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। द करेंसी ऑफ इसराइल इज़, इसराइल की करेंसी क्या है? इसराइल की करेंसी है न्यू शेकल, ठीक है। न्यू शेकल भी कहते हैं, शेकल भी कहते हैं, तो इसकी करेंसी आजकल नहीं है। विच कंट्री बाई इलेक्टोरेट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। पूछा गया कौन सा कंट्री जो है इलेक्शन के हिसाब से, वोटिंग के हिसाब से सबसे बड़ी डेमोक्रेसी माना जाता है, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? जहाँ पर वोटिंग होती है, जहाँ पर भाषाई निज़ाम ना हो, जैसे कि पाकिस्तान भी जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसे ही। तो सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है वो कौन है? इंडिया है, क्योंकि इंडिया की आबादी आपको पता है कि 147 करोड़ के करीब इसकी आबादी है। 147 करोड़, पाकिस्तान की तकरीबन कोई 25 करोड़ से कुछ ऊपर है, तो इसकी 147 है। तो वोटिंग ज़ाहिर से बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि इंडिया में कभी भी माशाल्लाह नहीं लगा, कभी भी फ़ौजी हुकूमत नहीं आई है, हमेशा से वोटिंग ही होती आई है, तो इसलिए इसे हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ OIC, OIC का परमानेंट सेक्रेटरीट कहाँ पर है? OIC मैंने आपको बताया था, ये क्या है? इस मुसलमानों कंट्री की जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका सेक्रेटरीट कहाँ पर है? जिद्दा में है, सऊदी अरब का जो शहर है जिद्दा। द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज, अर्थ का सबसे ऊंचा पार्ट कौन सा है? हाईएस्ट, ठीक है। हाईएस्ट कौन सा होगा? ज़ाहिर सी बात है वो पहाड़ी होगी जो दुनिया में सबसे ऊंची होती है। तो वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो कि पहले नंबर पर अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे लंबी, सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे लार्जेस्ट जो है ना माउंटेन कौन सी है, तो आपने बताना है माउंट एवरेस्ट। और दूसरे नंबर पर कौन सी है? K2 है। और ये K2 कहाँ पर अवेलेबल है? पाकिस्तान में ही अवेलेबल है, ठीक है। ये दुनिया के सबसे दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी चोटी है और पाकिस्तान की सबसे पहली चोटी बनेगी है, क्योंकि पाकिस्तान में यही है ना पहले नंबर पे। तो पहले नंबर पर माउंट एवरेस्ट है दुनिया के हिसाब से देखा जाए, तो दूसरे नंबर पर K2 है। तो सबसे ऊंची कौन सी रहेगी? माउंट एवरेस्ट रहेगी। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का लोएस्ट पार्ट कौन सा है? तो ये है डेड सी। याद रखना ये अर्थ की बात हो रही है, जो इसका सरफेस है, सरफेस की बात हो रही है। ये बिल्कुल ओवरऑल वर्ल्ड की बात नहीं है। अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात की जाए, पानी के भी साथ में मिला लिया जाए, समंदरों को साथ में मिला लिया जाए, तो सबसे जो लोएस्ट पार्ट है, डीपेस्ट पार्ट है, वो कौन सा बनता है? मारियाना ट्रेंच बनता है। लेकिन ये उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पर। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, देखो यहाँ पर डीपेस्ट भी लिखा हुआ है, सबसे गहरा पार्ट, तो ये कौन सा है? मारियाना ट्रेंच ही रहेगा। द हेडक्वार्टर ऑफ द एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है लंदन में। ये जो है ये भी एक तंजीम है, एक समझ लो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये किस पे काम करती है? जो ह्यूमन राइट्स होते हैं दुनिया में, ये उस पर नज़र रखती है और अपनी रिपोर्ट देती रहती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल याद करना, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। द हेडक्वार्टर ऑफ द
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये भी एक तंजीम है, बिल्कुल वैसे ही काम करती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इसका। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, बर्लिन में। ये है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज़, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, ये पहले सवाल आ चुका है, ग्रीनलैंड है। बाई 22 अप्रैल इज़ ऑब्जर्व इंटरनेशनली एज, 22 अप्रैल को हम इंटरनेशनली किस डे के तौर पर ऑब्जर्व करते हैं, तो वो होता है अर्थ डे। येलो सी लाइज बिटवीन, जो येलो सी है पूछा गया कि किन के दरमियान में बहता है, तो ये चाइना और कोरिया जो कंट्री है उसके दरमियान में है। द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे छोटा सी कौन सा, ठीक है। सी और ओशन में फ़र्क होता है। ओशन टोटल 5 ही हैं, जो कि 5 है बड़े हैं, और सी ज़्यादा हैं, ठीक है। सी क्या होते हैं, छोटे समंदर होते हैं जो कि ज़मीन के साथ टच करते हैं। जैसा कि पाकिस्तान को जो समंदर लगता है ना, वो ओशन नहीं है, बल्कि वो कौन सा है, सी है, उसे हम बोलते हैं अरेबियन सी। तो सबसे जो छोटा सी है ये है बाल्टिक सी। इनमें से अगर पूछा जाए तो वैसे तो जो सबसे छोटा सी है वो है सी ऑफ मरमरा, जो कि तुर्की में है। सी ऑफ मरमरा जो है वो सबसे छोटा सी है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इन सब में जो छोटा सी है वो कौन सा है, बाल्टिक सी है। वर्ल्ड्स फेमस ब्रिज गोल्डन गेट ब्रिज इज़ इन, पूछा गया दुनिया की सबसे मशहूर जो जगह है, ब्रिज है, मशहूर पुल है, जिसका नाम क्या है, गोल्डन गेट ब्रिज। तो ये कहाँ पर है, ये है सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका की रियासत है ना, वहाँ पर है। ये कुछ इस तरह से होता है, ये है, ये अपना मशहूर है इसके स्ट्रक्चर की वजह से, यहाँ के अपना सिलिकॉन वैली क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल है, इसी वजह से मशहूर है। तो ये फेमस ब्रिज है जो कि अमेरिका के सिटी में है। विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ द 1000 लेक, कौन सी कंट्री को लैंड ऑफ द 1000 लेक कहते हैं, कौन से कंट्री को जिसमें हज़ारों क्या हैं, 1000 आइलैंड, सॉरी लेक नहीं, जिसमें हज़ारों क्या हैं, आइलैंड्स हैं, जजीरे हैं। तो ये तो मैंने आपको पहले था कि दुनिया में जो इंडोनेशिया कंट्री है उसमें 17,500 जजीरे हैं। तो क्या रहेगा यहाँ पर आंसर गलत लगा हुआ है, यहाँ पर आएगा इंडोनेशिया, ठीक है। फिनलैंड नहीं, अगर मैं इसको ठीक कर दूंगा। ये है लेक के लिए, यहाँ पर पूछा गया है कि लैंड ऑफ द 1000 आइलैंड, आइलैंड कहाँ पर ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया इज़ एन आर्किपेलागो कंप्राइजिंग अप्रोक्सीमेटली लैंड्स, पूछा गया कि इंडोनेशिया जो है एक क्या है, आर्किपेलागो है, जो कि जिसमें क्या है तकरीबन कितने आइलैंड है, तो कितने हैं, 17,500 है। आर्किपेलागो मैंने आपको बताया था ना, ऐसे कंट्री कहते हैं जो कि बहुत ज़रा आइलैंड से मिलकर बना होता है। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ द गोल्डन फाइबर, कौन से कंट्री को लैंड ऑफ द गोल्डन फाइबर कहते हैं, ये बांग्लादेश को कहते हैं लैंड ऑफ द गोल्डन फाइबर। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द कंट्री ऑफ प्योर पीपल, कौन से कंट्री को कंट्री ऑफ प्योर पीपल, पाक लोगों की सरजमीन, प्योर लोगों की सरजमीन किसको कहते हैं। सुनकर आपको हंसी आ जाएगी, पाकिस्तानियों को ही कहते हैं, हम हैं कंट्री ऑफ द प्योर पीपल्स, मतलब हम प्योर लोग हैं, दुनिया में हमें ऐसा माना जाता है, तो कि अच्छी बात है, चलो हमारी तारीफ़ हो रही है। पाकिस्तान को कहते हैं। वियना इज़ द कैपिटल ऑफ, वियना जो है कैपिटल है, किसका कैपिटल है, ये है ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया जो कंट्री है अपना, ऑस्ट्रिया का क्या है, वियना कैपिटल है। उसके बाद द कैपिटल ऑफ चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक कंट्री का नाम है, इसका कैपिटल क्या है, तो ये है प्राग। प्राग जो है ऐसा क्या है, कैपिटल सिटी है। AFP इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, AFP किसकी न्यूज़ एजेंसी है, तो ये किसकी है, फ्रांस की है AFP। अच्छा, अंतारा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, अंतारा जो है इंडोनेशिया की न्यूज़ एजेंसी है। एमिरेट्स इज़ एन एयरलाइन ऑफ, एमिरेट्स जो है किस कंट्री की एयरलाइन है, ठीक है, जिसमें हम सफ़र करते हैं, हवाई जहाज़ वाला लाइन जिसे हम कहते हैं। तो ये किसकी है, UAE की, ठीक है, इसी के नाम में ही लिखा हुआ है। यू से मुराद होता है यूनाइटेड, A से अरब और E से एमिरेट्स, ठीक है। UAE की जो है जिसमें हमारा दुबई शामिल है, अबू धाबी शामिल है, रैस अल खैमा और फुजैरा, ये मिला के उन्होंने एक कंट्री बनाया हुआ है। दुबई एक्चुअल में सिंगल कंट्री नहीं है, उसमें और भी रियासतें शामिल हैं, उसे हम बोलते हैं UAE, पूरा नाम इसका UAE होता है। तो ये UAE की है। कंतास इज़ द एयरलाइन ऑफ, मशहूर एयरलाइन है कंतास, इसको नाम याद कर लो, ये ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है, अक्सर सवाल आता है ये वाला। द टेम्पल ऑफ हेवन आ रिलीजियस बिल्डिंग इज़ लोकेटेड इन, टेम्पल ऑफ हेवन जो है, ये जो मंदिर है एक्चुअल में, जो कि एक रिलीजियस बिल्डिंग है, कहाँ पर है, ये है बीजिंग में, ठीक है, जो चाइना का सिटी है ना, है हेडक्वार्टर है, जो उसका दारुल हुकूमत है, बीजिंग कैपिटल सिटी है, ये वहाँ पर है। ये इस तरह से नज़र, ये एक एक्चुअल में क्या है, एक मंदिर है, इस तरह से बहुत ऊंचा है बहुत, तो लोग इधर आज भी जाते हैं, इधर मनते मांगने के लिए, कहते हैं कि ये आसमान को टच करता है, इसे बोलते हैं टेम्पल ऑफ द हेवन।
द माइन सुपर पिट इन ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट माइन, पूछा गया है कि जो माइन सुपर पिट है ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी माइन है, सबसे बड़ी इसे हम कह सकते हैं खदान, इसे हम कह सकते हैं जिसमें हम चीज़ें निकालते हैं किसी भी ज़मीन वगैरह में गड्ढा वगैरह करके, तो उसे बोलते हैं कान, जिसे हम सिंपल लफ्ज़ में बोलते हैं उर्दू में, ठीक है। कान सुनने वाले नहीं, दूसरे, ठीक है। तो ये किसकी है? गोल्ड की है, यहाँ से सोना निकलता है, ये कुछ इस तरह से है, देखो ये ऑस्ट्रेलिया में है। और ये सोना जो होता है ना बिल्कुल प्योर फॉर्म में, जैसे हमारी औरतें पहनती हैं सोने को, जैसे सेट बने होते हैं, सोना ऐसे नहीं मिलता। सोना मिलता है इस तरह से, रेत में होगा, पत्थरों में होगा, मट्टी में होगा, तो वहाँ से उसको फिर निकाला जाता है, उसको सेपरेट किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर जाके गोल्ड मिलता है। ये देखो अब किस तरह से है। ये मशहूर जगह है ऑस्ट्रेलिया की जिसका नाम है माइन सुपर पिट, इसका नाम है। ये बिल्कुल ऐसे खुली है, तो यहाँ से वो जो है ना उनकी जो गवर्नमेंट है वो यहाँ से सोना वगैरह निकालती है और फिर आगे प्रोसेस करके इसको फिर गोल्ड की फॉर्म में लेके उसको फिर सेल करते हैं। व्हाट वाज द नेशनैलिटी ऑफ द अल्फ्रेड नोबल? अल्फ्रेड नोबल की नेशनैलिटी क्या थी? वो स्वीडिश था, ठीक है। स्वीडन जो कंट्री है वहाँ का रहने वाला था अल्फ्रेड नोबल। ये मशहूर सवाल है, अल्फ्रेड नोबल ने क्या किया था? नोबल जो अवार्ड आप सुनते हैं ना वो इसी के नाम पर है। ये एक्चुअल में एक साइंटिस्ट था, इसने मरने के बाद अपनी वसीयत की थी कि जो मेरे जितना भी असासे वगैरह हैं उससे जो है ना नोबल अवार्ड दिया जाए, जिसमें 6 फील्ड इस वक्त शामिल हैं। फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पीस का अवार्ड इसमें शामिल है, लिटरेचर शामिल है। तो पहले इसको 5 में किया गया था, फिर 6 में, ठीक है। तो फर्स्ट नोबल प्राइज़ वाज अवार्डेड एंड पूछा गया कि पहला नोबल प्राइज़ जो है कब दिया गया था? तो कब दिया गया था? 1901 में दिया गया था। हालांकि जो नोबल प्राइज़ की बुनियाद थी ना वो 1895 में रख दी गई थी, ठीक है। इसकी वफ़ात के बाद की बात हो रही है। तो पहला अवार्ड दिया गया था कब? 1901 में दिया गया था। तो द नोबल प्राइज़ हैज़ अवार्डेड इन द फील्ड, नोबल प्राइज़ जो है ना कितने फील्ड्स में दिया जाता है? नोबल इनाम कितने फील्ड में दिया जाता है? तो 6 में दिया था, ठीक है। शुरू में ये 5 थे, बाद में इसमें फिर 1 इंक्रीज़ हो गया था। ये क्या होता है, देखते हैं कि हर साल जो है ना इसको देखा जाता है कि किसने कितना काम किया, किस चीज़ पर कोई नई चीज़ उसने दरियाफ्त की है, तो उसको एक नोबल अवार्ड जाता है। एक्चुअल में ये रकम होती है, पैसे इसके एवज़ मिलते हैं आपको, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है। एक अवार्ड भी होता है दुनिया में, इसकी इज़्ज़त की निगाह से भी देखा जाता है और साथ में पैसा भी मिलता है। तो ये कितने फील्ड में होता है? फिज़िक्स इसमें होता है, केमिस्ट्री होता है, मेडिसिन में बायोलॉजी भी आ जाती है, उसके बाद लिटरेचर में, पीस में और इकोनॉमिक्स में। किसी ने पीस से मुराद क्या हुआ, किसी ने कोई अमन के लिए काम किया है तो उसको भी ये नोबल अवार्ड दिया जाता है। द ली रिवर इज़ लोकेटेड एंड ली रिवर जो है ना कहाँ पर लोकेटेड है? ये है चाइना में, याद रखना आपने। सना इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, सना जो है किसकी न्यूज़ एजेंसी है? सीरिया की है, शाम की, याद रखना है आपने। अच्छा, सना जो है ना कैपिटल सिटी भी है, किसका कैपिटल सिटी है? यमन का। कैपिटल सिटी अलग चीज़ है, वो न्यूज़ एजेंसी की बात पूछ रही है। सबा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, सबा किसकी न्यूज़ एजेंसी है? ये है यमन की, ठीक है। इसका कैपिटल सिटी सना भी है, याद रखना है आपने। लेकिन सना जो है ना न्यूज़ एजेंसी भी है, इसकी नहीं है, दूसरे कंट्री की है। KLM इज़ एन एयरलाइन ऑफ, KLM जो है किसकी एयरलाइंस है? तो ये नीदरलैंड की है। इतिहाद एयरवेज़ इज़ एयरलाइन ऑफ, इतिहाद एयरवेज़ जो है ये भी UAE की है, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है, और एमिरेट्स भी इसी की एयरलाइन है, दोनों ही मशहूर एयरलाइंस हैं। द अर्थ सरफेस इज़ डिवाइडेड इन, जो हमारी ज़मीन की तह है वो पता है कितने कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड है? तो 7 ही बड़े आज़म है, आपको पता है सबको। एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, साउथ नॉर्थ अमेरिका है। अच्छा, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एरिया के हिसाब से कौन सा है? तो एरिया के हिसाब से जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ब्रदर में वो कौन सा है? एशिया है। द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया, दुनिया में दूसरे नंबर सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है बराज़म है एरिया के हिसाब से वो कौन सा है? अफ्रीका है, याद रखना है आपने। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाई एरिया ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट बर आज़म एरिया के हिसाब से कौन सा है? तो वो ऑस्ट्रेलिया जो है, इसका रकबा सबसे छोटा कम है। द अर्थ ओशनिक वाटर इज़ डिवाइडेड इन ओशंस, पूछा कि जो ज़मीन के जो ओशनिक वाटर है, मतलब जो समंदर हैं बड़े, उसको कितने ओशंस में डिवाइड किया जाता है? तो मैंने आपको पहले बताया ये टोटल 5 ओशन है, ठीक है। द अर्थ लार्जेस्ट ओशन, ज़मीन का सबसे बड़ा जो है ना ओशन कौन सा है? तो ये कौन सा है? पैसिफिक ओशन है। द अर्थ सेकेंड लार्जेस्ट ओशन, दुनिया का दूसरे नंबर सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? तो ये अटलांटिक ओशन है। द अर्थ स्मॉलेस्ट ओशन, दुनिया का सबसे छोटा ओशन कौन सा है? तो वो है आर्कटिक ओशन। द वर्ल्ड्स
लार्जेस्ट लेक इज़, पूछा गया है कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है। तो सबसे जो लार्जेस्ट लेक है वो कौन सी है, कैस्पियन सी है। याद रखना है आपने, शायद पीछे सवाल आया है, मैंने इसको बता दिया 4 नंबर पर। ये 4 पर नहीं है बल्कि ये 5 पर है। आर्कटिक ओशन जो है ये 5 पर है, साउदर्न ओशन 4 नंबर पर है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक जो है वो कौन सी है, कैस्पियन सी है। ये किस हिसाब से, ये इसका जो पानी है ना ये बिल्कुल मीठा नहीं है बिल्कुल भी, इसका पानी जो है वो खारा है, खारे पानी की ये एक झील है। अगर फ्रेश वाटर की लेक आपसे पूछ जाए कि दुनिया में सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक कौन सी है, लेकिन फ्रेश वाटर की, तो फ्रेश वाटर की जो लेक है ना वो कौन सी है, लेक सुपीरियर है, जो कि कनाडा और अमेरिका में दोनों में अवेलेबल है। कुछ हिस्सा उसका ज़्यादातर हिस्सा कनाडा में है और कुछ हिस्सा उसका अमेरिका में भी है। तो वो लेक सुपीरियर है, याद रखना है, फ्रेश वाटर की। लेकिन ये फ्रेश वाटर की नहीं पूछ रहा है, ये ओवरऑल पूछ रहा है। द हार्टेस्ट डिज़र्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे जो हार्टेस्ट गर्म डिज़र्ट वो कौन सा है, वो है सहारा डिज़र्ट। द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशन का पहला सेक्रेटरी जनरल कौन था। तो पहला जो कौन था वो कौन थे, ट्रेगेवले थे, ठीक है। वर्ल्ड वार 1 वाज बिगन, वर्ल्ड वार 1 पहली जंग अजीम कब शुरू हुई थी, 1914 में शुरू हुई थी। वर्ल्ड वार 1 वाज एंडेड, कब एंड हुई थी ये वर्ल्ड वार 1, 1918 में, ठीक है। ये मैं आपको पहले पढ़ाया था मैंने आपको, 1914 से स्टार्ट हुई थी और 1918 में जाके ये एंड हो गई थी। वर्ल्ड वार 2 वाज बिगन, दूसरी जंग अजीम है ये कब शुरू हुई थी, 1939 में शुरू हुई थी और 1945 में जाके एंड हो गई थी। वर्ल्ड वार 2 वाज एंडेड, 1945 में ये एंड हो गई थी। द वर्ल्ड डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट वाज, पूछा गया कि दुनिया का सबसे खौफनाक डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट कौन सा था, वर्ल्ड वार 1 था या वर्ल्ड वार 2। तो वर्ल्ड वार 2 था। क्यों था, क्योंकि दूसरी जंग अजीम में बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे और पहली बार ही न्यूक्लियर जो अटैक था वो भी हुआ था, एटम बम का इस्तेमाल हुआ था। आज तक एक ही कंट्री पर हुआ है, जापान पर। अमेरिका ने फिर क्या किया था, उसके 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर जाकर बम गिरा दिए थे और लाखों बंदों को जला के राख कर दिया था। और बहुत लोग वैसे भी मारे गए थे दूसरी लड़ाई में भी, हिटलर ने तकरीबन बहुत ज़्यादा लोगों को मारा था। द एटॉमिक बम वाज ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा, पूछा गया है कि जो सिटी ऑफ हिरोशिमा है उस पर जो एटॉमिक बम गिराया गया था वो कौन सी डेट को गिराया गया था। तो ये गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। एक गिराया गया था हिरोशिमा पर, दूसरा नागासाकी पर। नागासाकी पर कब गिराया था, 9 अगस्त को गिराया गया था। 2 बम गिराए गए थे, न्यूक्लियर बम। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एटॉमिक बम दैट ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा, पूछा गया है कि उस एटम बम का नाम क्या था जो कि हिरोशिमा जो शहर है जापान का उस पर गिराया गया था। तो उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय। उस एटम बम का भी नाम था लिटिल बॉय। द एटॉमिक बम वाज ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ नागासाकी, जो नागासाकी जापान का शहर है, इस पर जो है ना वो पूछ रहा है कि कब बम गिराया गया था। तो यह गिराया गया था 9 अगस्त को, उसी के 3 दिन बाद ही इस पर गिरा दिया गया था। What was the name of the atomic bomb that dropped on the city of Nagasaki, पूछा गया कि उस बम का नाम क्या था जो कि नागासाकी सिटी पर गिराया गया था। तो वो कौन था, उसका नाम था फैट बॉय। नाटो इज़ एन क्या है, वो पूछ रहा है कि कौन सा अलायंस है। तो ये मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। एक्चुअल में ये फ़ौजों का इत्तेहाद है मुख्तलिफ कंट्रीज़ की। द ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पुरानी जो एजेंसी है वो कौन सी है, AFP है। द स्विस कैनाल इज़ इन, स्विस कैनाल कहाँ पर वाक़ है, इजिप्ट में है, ठीक है, मिस्र में। द डिलीवर्स रिवर इज़, डिलीवर रिवर जो है कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। द मेन स्ट्रक्चरल वर्क ऑफ द एफएल टावर वाज कंप्लीट इन, एफएल टावर का वो कहता है कि मेन जो स्ट्रक्चरल वर्क था वो कब कंप्लीट हुआ था, ये हुआ था 1899 में। अच्छा याद रखना आप यहाँ पर, ये है एफएल टावर्स, ये एफएल टावर्स है जो कि एक्चुअल में कहाँ पर है, पेरिस में अवेलेबल है, जो फ्रांस का सिटी है। ये घूमने की जगह है, इधर लोग जाते भी हैं, ऊपर भी जाते हैं। यहाँ पर घूमने की बहुत ही मशहूर जगह है, एफएल टावर से बोलते हैं। द हाइट ऑफ द एफएल टावर, पूछा गया कि एफएल टावर की हाइट कितनी है। तो इसकी जो हाइट है वो है 1083, ठीक है। लेकिन 2022 में बनी है, 2022 से पहले इसकी हाइट क्या थी, 1063 थी। याद रखना है आपने। अगर ये ऑप्शन ना अवेलेबल हो तो आप ये वाला लगा सकते हैं। ये फिर बाद में इसके ऊपर एक और टावर लगाया गया तो इसकी हाइट जो है ना इस वक्त जो है 1083 बनी हुई है। रॉयटर इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, रॉयटर बहुत ही मशहूर न्यूज़ एजेंसी है, ये यूनाइटेड किंगडम की है, UK की है, ठीक है। अच्छा जी, वफ़ा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ये फ़लस्तीन की न्यूज़ एजेंसी है।
द कैपिटल सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया का कैपिटल सिटी क्या है? तो रियाद है, इसे हम बोलते हैं, उर्दू में से हम रियाज भी बोल देते हैं। द करेंसी ऑफ कतर, कतर की करेंसी क्या है? कतर की करेंसी है रियाल, कतरी रियाल भी से हम बोलते हैं। तो ये हमारे हो गए यहाँ पर 150 MCQs, इतने आपको काफ़ी हैं। मैं कंप्लीट नहीं करवा रहा, मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें हम नेक्स्ट 150 MCQs करेंगे, और साथ में कुछ MCQs मैंने आपको पढ़ाया भी हैं, तकरीबन वो आपको ऑलमोस्ट समझ लो कि 350 प्लस MCQs हो जाएंगे। और ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारे MCQs पहले भी पढ़ाए हुए हैं, सिर्फ ये ही नहीं है, तो आपको इतने काफ़ी रहेंगे। इंशाल्लाह हम इसको फिर भी जितना टाइम मिलेगा हम इसको 500 से भी क्रॉस करेंगे। ज़्यादा इस वजह से नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको ताकि आपको याद रहें। मैं तो आपको पढ़ा दूंगा 500 क्या 1000 पढ़ा दूंगा, अभी ठहरे हुए हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। पानी में कुछ ज़्यादा पी लूँगा, मेरा गला ख़राब हो जाएगा बस, और कुछ में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने याद भी तो करना है ना। मैं आपको 500 बढ़ा तो दूँ, लेकिन 500 याद भी तो करने हैं ना आपने, इसलिए आपने 150 इसको याद कर लेना। ये जो मास्टर क्लास है ये आपने किसी सूरत में नहीं छोड़नी है। अगर पीछे आपने नहीं पढ़ा तो मसला नहीं है, आपका पेपर अब करीब आ चुका है, तो आप पिछली क्लासेस छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये वाली क्लास आपने हर सूरत में पढ़नी है। इसको पहले आपने करना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं और ये आपको हेल्प करेंगे जल्दी से तैयारी करने में, क्योंकि पेपर आपका करीब आ चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।